कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी को भी आके बसा दीजिए और यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा उनके ऊपर ही उपयोग करिए। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उन घुसपैठियों के अंदर एक विश्वास लाना चाहती हैं कि आप यहीं पर रहिए, देश छोड़कर मत जाइए, बंगाल छोड़कर मत जाइए। आपके प्रोटेक्शन के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूँ और एज एन एडवोकेट अपीयर हो सकती हूँ। ये वो लोग हैं जो बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव डलवाते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने संदेश खाली में बेटियों से रेप होने दिया, बहनों के साथ मारपीट होने दिया। वो लोग हैं जो सीबीआई और ईडी के ऊपर पत्थर चलवाते हैं। वो लोग हैं जो जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने पर गाड़ी रोककर अपने सीईसी से कहते हैं कि इनको पकड़ के मारो। मीडिया के दो बंधुओं पोल में बांधा जा रहा था, जैसा दीपू दास के साथ बांग्लादेश में हुआ, वैसे कार्य को दोहराने के लिए ममता बनर्जी का पहला बयान एसआईआर पे आता है कि मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी अगर मुझे छुआ तो, अगर एसआईआर लाने की कोशिश की तो क्या यह छोटे छोटे स्टेप देश को हिलाने के लिए ही किए जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। आप लोग तो पहले बताए थे हाँ साफ हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमें एसआईआर का लिस्ट ही नहीं चाहिए, हमें पुराना इलेक्टोरल लिस्ट चाहिए। क्योंकि उनको पता हो गया कि सारे वोटर्स, ये 58 लाख ऑलरेडी माइनस हो गया और भी ऐसे माइनस होते रहेंगे, वो हारते जाएंगी। प्लस जो है बॉर्डर का जो फेंसिंग है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 31 मार्च के अंदर, उधर भी रो रही है कि मुझे सेंटर पैसा दे तब मैं बॉर्डर का फेंसिंग लगा दूंगी। क्योंकि उनको तो पता है बॉर्डर का फेंसिंग ना लगे तो लोगों का आना जाना जारी रहे। पॉलिटिकल मौत सामने आ गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानती है। और उन्होंने उनको जो सपना देखी थी बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ के मैं पीएम बनूंगी, खागरागढ़ ब्लास्ट के टाइम से जो ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का ब्लूप्रिंट आ गया था, उसका लेटेस्ट मैप उस्मान हादी ने जारी कर दिया था आपको झारखंड नॉर्थ ईस्ट को लेके, बिहार को लेके। तो वो सपना उनका चूर चूर हो गया। तो अब ये पागल की तरह जान हथेली में लेके कभी ग्रीन फाइल, कभी ये कभी वो, कभी कोर्ट रूम के अंदर आके ये हल्ला बोल कर रही है ताकि सबके पास हमें बचा लो, हमें बचा लो, बाप रे बाप हम मर गए। यही फेंसिंग भी नहीं करना चाह रही हो, उसमें भी एक्सक्यूज दे रही हो, पैसा देते तो मैं कर दूंगी। इनका मेन मकसद है पैसा। जो कोल घोटाला, काउ स्मगलिंग या फेक नोट्स, बांग्लादेश से आना जाना, नॉट ओनली स्टेट देश में एनआरकी फैलाना चाहती है। आज उसका पैगाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से दे दी कि मैं देश का सर्वोच्च जो है न्यायालय तक को पॉलिटिकली घेरने के लिए आ जाऊंगी। अब मेरा और कोई दरवाजा खुला नहीं है, रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल करियर अब खत्म होने वाला है तो मुझको ऐसे ही करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग मुझसे लड़ो घेरो, कुछ भी हमें कुछ जाता आता नहीं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली उनका डेथ होने वाली ही है। खुद अधिवक्ता के स्वरूप में माननीय न्यायालय में आती हैं ममता बनर्जी और एसआईआर को लेकर एक विरोध दर्ज करती हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस विरोध से क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जो चीज़ें वो उठा रही हैं उससे क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक पॉलिटिकल ड्रामा है और पॉलिटिकल स्टंट मैं मानूंगा इससे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से बहुत ही काबिल एडवोकेट अपीयर हो रहे थे और एडवोकेट्स की एक पूरी टीम अपीयर हो रही थी। तो मेरा पूछना है ममता बनर्जी और उनकी सरकार से कि क्या उनसे ज़्यादा जानकार ममता बनर्जी हैं? दूसरी चीज़ मैं इस पे कहना चाहूँगा कि जो अवैध घुसपैठियों को ये बचाने की कोशिश कर रही हैं, उस पर मैं साफ करना चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने एक बयान में कहा था कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी को भी आके बसा दीजिए और यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा उनके ऊपर ही उपयोग करिए। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत गरीब है, हमको उत्थान करना होगा तो हम पहले अपने देश के गरीब जनता को आगे बढ़ाएंगे, न कि किसी दूसरे देश के ऐसे अवैध घुसपैठिए का जिसका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उन घुसपैठियों के अंदर एक विश्वास लाना चाहती हैं कि आप यहीं पर रहिए, देश छोड़कर मत जाइए, बंगाल छोड़कर मत जाइए। आपके प्रोटेक्शन के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हूं और एज एन एडवोकेट अपीयर हो सकती हूं। मुझे तो लग रहा है कि वो अपने आप को एक एक्ट्रेस के तौर पर फ्रेम करना चाहती हैं, जो संसद में भी बोले, जो आईपैक के संस्थान में जाके लूट घसोट भी करे, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मारपीट भी करे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक तरफ तो माने नहीं, दूसरी तरफ उसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आकर रोना रोए। ये बहुत ही गलत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं होना चाहिए और एक हेड होने के नाते उनकी जिम्मेदारी हर नागरिक के प्रति बनती है, प्रत्येक नागरिक के प्रति। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं तो ऐसे में उनको अपने पॉलिटिकल पोस्ट से रिजाइन तो दे देना टीएमसी के चाहिए। लोग कहते हैं कि बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी निभाने के लिए तो आई हैं,
कहीं उनके साथ अन्याय ना हो, तो कह रही कि आम बंगालियों के साथ अन्याय हो रहा है, बेटियां ससुराल जा रही हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है, गरीब अगर अपने घर से हट जा रहा है तो उसका नाम काट दिया जा रहा है। ये काटा ही जा रहा है बस। इन्हीं बेटियों के लिए उनका बयान आता है कि बेटियां रात के 9 बजे के बाद बाहर ना निकलें, और इस पर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आती क्योंकि वो ममता बनर्जी कर रही है। इन्हीं बेटियों के लिए उनके यहाँ एक प्रोविजन लाया जाता है कि किसी भी बेटी से रेप होता है तो उसको 10 लाख रुपए देंगे आप। तो क्या आप रेप को बढ़ावा देना चाहती हैं? क्या आप देश की जो 50% आबादी है इस देश की बेटियां, उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हैं कि वो अपने जीवन में आगे ना बढ़ें, अपने समाज में आगे ना बढ़ें? क्या आप यह मानती हैं कि 9 बजे के बाद बंगाल के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव डलवाते हैं, वो लोग हैं जिन्होंने संदेश खाली में बेटियों से रेप होने दिया, बहनों के साथ मारपीट होने दिया, वो लोग हैं जो सीबीआई और ईडी के ऊपर पत्थर चलवाते हैं, वो लोग हैं जो जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने पर गाड़ी रोककर अपने सीईसी से कहते हैं कि इनको पकड़ के मारो। तो कैसे हम विश्वास कर लें कि ये बंगाल की जनता के लिए है? और बंगाल आज कह रहा है, रो रहा है, केंद्र सरकार को इस पे देखना चाहिए। आर्टिकल 355, 356, रीड विद आर्टिकल 365, वहां पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर अभी नहीं लगाएगी राष्ट्रपति सरकार, केंद्र सरकार, तो आगे आने वाले समय में बहुत लेट हो जाएगा, और उसकी जिम्मेदार, अगर किसी भी एक व्यक्ति के साथ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आगे चलकर होगी। मैं मानता हूं अभी जो बंगाल के हालात है, आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए। मीडिया के दो बंधुओं को पोल में बांधा जा रहा था, जैसा दीपू दास के साथ बांग्लादेश में हुआ, वैसे कार्य को दोहराने के लिए क्या यहाँ आर्टिकल 19(1) के अंदर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मान्यता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को चौथे स्तंभ के तौर पर मान के दी है, उसको आप नहीं मानते हैं? क्या अपने राज्य में ऐसा मैकेनिज्म नहीं लाएंगे जिसमें वोट देने का अधिकार सबका हो? इन्हीं के राज्य में पिछले चुनाव में यह देखा गया कि एक गांव को जो कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लिनेशन रखता था, उसको पूरी चारों तरफ से बंद कर दिया गया और उन लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। क्या यह इन्हीं के राज्य में हुआ था? जो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए वो घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात सुप्रीम कोर्ट में आके करती हैं, अपने राज्य में किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं करवाने देती। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आप संविधान के अनुच्छेद 1 को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाती हैं बंगाल के पुलिस को लेकर, आपके यहाँ जब कोई रेड मारता है, ईडी सीबीआई जाता है तो उसको पुलिस मुहैया नहीं करवाती। इवन एज ए पॉलिटिकल हेड एक स्टेट के होने के नाते आप आईपैक जैसे प्राइवेट संस्थान को बचाने के लिए उनके प्राइवेट जगह पे चली जाती हैं और पुलिस से, ईडी से सबसे मारपीट करती हैं। और बंधक तक बना लिया, ईडी को बंधक तक बना लिया, और उसमें डीजीपी को, आईजी को एज ए पॉलिटिकल सर्वेंट आप यूज कर रहे हैं, जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया दी थी। आप कलकत्ता हाई कोर्ट को चलने नहीं दे रही हैं, अपने गुंडों को भेजकर उसमें हल्ला मचवा रही हैं। तो कैसे मैं मान लूं कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? इस पे एक तर्क दे दिया जाता है, जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किस राज्य में नहीं है, मगर हमारे राज्य को विशेष कर निशाना बनाया जाता है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? देखिए, मैं एक बात इसमें बता दूं, एक बात नहीं, मैं 100 गलतियां गिना दूंगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन चाहिए थी बांग्लादेश का वो पार्ट बंद करने के लिए जहां से अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन दिया, रिक्वेस्ट दिया, आज तक उनको जमीन बंगाल की सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, और उसी रास्ते से बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, एक पॉलिटिकल नेता होने के तौर पे ममता बनर्जी का पहला बयान एसआईआर पे आता है कि मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी अगर मुझे छुआ तो, अगर एसआईआर लाने की कोशिश की तो क्या यह छोटे छोटे स्टेप देश को हिलाने के लिए ही किए जा रहे हैं? क्या वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गोली नहीं मारी जा रही है? क्या उनके जो अपोजिट पार्टी है उनके ऊपर पत्थर से नहीं वार हो रहा है? क्या लोगों का एफआईआर सही तरीके से लिखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 8वां एसआईआर है अंडर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 6। इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी भी समय एसआईआर को करवा सकता है, और वो रोल में जो मृतक हो गए उनके नाम निकाल सकता है, जो नए वोटर बने हैं उनके नाम जोड़ सकता है। इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? 7 एसआईआर इसके पहले हुए, संविधान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका विरोध हुआ हो। पहली बार पूरे भारत के इतिहास में एक सीटिंग चीफ
मिनिस्टर यहाँ आकर अपने पार्टी का बहस कर रही है, वो भी कोई लीगल पॉइंट पे नहीं, सिर्फ ये कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आपका नाम काटेगा, आप आइए अपने वकील के द्वारा, कौन मना कर रहा है। लेकिन ऐसे हौच पौच क्रिएट करना, ह्यू एंड क्राई क्रिएट करना, ये सही नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को ये समझना चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया पर ही तो सवाल सारा का सारा उठाया गया। वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं काम कर रहा है, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया जा रहा है पश्चिम बंगाल का, देखिए, दबाव में काम हो रहा है। चेक इसी चक्कर में तो बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत जो है हाँ। वो यह है कि जो भी अगर लॉफुली नहीं हो रहा है, इलीगल कोई भी काम हो रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस करेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए आपके पास तमाम समय है। अगर 58 लाख लोगों का नाम बंगाल के अंदर कटा है, तो 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम तो उत्तर प्रदेश में कटा है। वहां तो कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट में चले गए। अगर लोगों ने अपडेट नहीं कराया तो ये लोगों की गलती है कि इलेक्शन कमीशन की गलती है। इलेक्शन कमीशन की तब गलती मानी जाएगी जब मैं एक वोटर हूं, मेरे नाम को डिलीट कर दिया गया, मैंने एक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन के बीएलओ को दिया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, मेरा नाम डिलीट नहीं होना चाहिए, ये मेरा आईडी कार्ड है। उसके बाद अगर बीएलओ ने मेरा नाम नहीं जोड़ा या डिनाई कर दिया, तब मैं इलेक्शन कमीशन और बीएलओ को दोषी ठहराऊंगा। लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन दिल्ली में मिलने जाते हैं तो बंगाल का पुलिस फोर्स लेकर जाते हैं, अपनी बात तो पूरी कह लेते हैं, दूसरे की बात सुनने की बारी आती है, हल्ला करके आप छोड़ के चले जाते हैं। आप बताते हैं कि बंगाल के लिए मैं जी जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन बंगाल के लिए कुछ करने की बात नहीं करते। अब मैं बता दूं कि अगर बंगाल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई तो ममता बनर्जी जेल में होंगी। इन्होंने शिक्षक घोटाला किया है, कोल घोटाला किया है और अन्य तमाम घोटाले ऐसे हैं जो इनके खिलाफ है, इनको ये बात पता है और ये जेल में जाएंगे। मगर उनके व्यक्ति तो कहते हैं एकदम साधारण है, साड़ी पहन के चलती हैं, छोटे से घर में रहती हैं। मैं उनको पर्सनली जानता हूं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वो जो साड़ी भी पहनती है 2 लाख के नीचे का नहीं होता, जो चप्पल भी पहनती है 70,000 के नीचे का नहीं होता है, और जो उनका घर भी है कलकत्ता के अंदर, वो सिर्फ बाहर से लगेगा कि नॉर्मल घर है। एक बार जब आप अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और कभी भी आप जाके देख लीजिए, और ममता बनर्जी की जो संपत्ति में इंक्रीजमेंट हो रहा है उससे तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगती है। और मैं मानता हूं आने वाले समय में जब सरकार इसकी जांच करेगी और वहां से एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे जब वो हटेंगी, तब आप देखिएगा कि कितने घोटाले इनके नाम से निकलते हैं। जैसे शरद पवार और एनसीपी के लोग वहां पकड़े गए थे, वैसे ही ये भी पकड़ी जाएंगी और तब रोती बिलखती नजर आएंगी और कहेंगे कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो गया है। वो जो यहाँ बात उठा रहे हैं, अगर जो पुरानी लिस्ट रही है जिसपे चुनाव होते रहे, अगर उसी पे हो जाता है तो उसमें समस्या क्या है? कहते हैं पुरानी लिस्ट पे करा लो, यहाँ चीजें दोषपूर्ण रही हैं, चीजें सही से नहीं हो पाई हैं। जी, इस पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर पुराने लिस्ट से ही चुनाव कराना होता तो एसआईआर की क्या जरूरत थी। अभी एसआईआर उत्तर प्रदेश के अंदर 2001 का डाटा मांग रहा है कि 2001 में एसआईआर में किसका नाम था। 2021 में तो एसआईआर हुआ ही नहीं है। 2021 में तो जो पॉलिटिकल पार्टी आधार कार्ड में नेम चेंज कराया, 2000 रुपए देकर आधार कार्ड बनवाया, उसको पार्टी ने इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया। अब तो उसका चेक एंड बैलेंस हो रहा है, अब उसका जो है स्क्रूटनी हो रहा है माइक्रो लेवल पे कि कैसे ये व्यक्ति कहाँ से आया, इसके पिताजी का नाम क्या था, दादाजी का नाम क्या था, ये इस क्षेत्र में रहता था कि नहीं। अब ये चेक हो रहा है। अगर अब नहीं प्रूव कर रहे हैं तो पुराने लिस्ट से क्यों चुनाव कराया जाए। दूसरी बात कहना चाहूंगा, अगर यह बात एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि बंगाल के अंदर कोई अवैध घुसपैठिया नहीं है, तो वो लोग कौन थे जो लाइन लगाकर निकलना शुरू कर दिए थे जब एसआईआर की बंगाल में घोषणा हो गई थी। तो हम या सुप्रीम कोर्ट तो ये डिनाई कर ही नहीं सकता कि यहाँ पर अवैध घुसपैठिए नहीं है, क्योंकि अवैध घुसपैठिए हैं और उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और स्टेट गवर्नमेंट की होती है। लेकिन ये किसी कारणवश पता नहीं क्या इनको प्रेम है, नहीं निकाल रही हैं। बांग्लादेश के अंदर दलित समाज के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, आपका कोई स्टैंड नहीं होता है। आप बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में बसा रही हैं और बंगाल के टैक्स पेयरों का पैसा, पूरे देश के टैक्स पेयरों का पैसा उनके एजुकेशन पे, उनकी फंडिंग पे यूज कर रही हैं और देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हैं कि देश को पता नहीं है। देश को सब पता है। समय आएगा जब पूरे बंगाल में राष्ट्रपति शासन होगा और ममता बनर्जी जेल के पीछे होंगी, रोएंगी, बिलबिलाएंगी, चिल्लाएंगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। का आना, काला कोट धारण करना और अपने वक्तव्य को रखना, ये क्या दिखा रहा है? ये सभी ड्रामा है। कई बार कौवा जो है मयूर बनना चाहती है तो वो भी बनना चाह रही है। उनका मेन मकसद है कि चुनाव ना हो, इसलिए खुद कभी दूसरा उनका पार्टी का एमपी के थ्रू, कभी दूसरा अथॉरिटी के थ्रू एक के बाद एक गोला दागने जैसे पिटीशन दागते जा रहे हैं एसआईआर मामले में,
जो पुराना पिटिशन है उसका जब एक्शन चल रहा है, उसका नोटिस का रिप्लाई देना था ईसीआई को, जो दोला सेन, डेरेक ओब्रायन और महुआ मैत्रो एमपीज इन्होंने फाइल किए थे, उसमें 1.36 करोड़ लोगों का नाम में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर रिप्लाई आना था। अब इन्होंने खुद मामला पीआईएल फाइल करके खुद आके बोल रही है, वो भी तरीका गलत है। इन पर्सन अपीयर करती है तो खुद बोल पाएंगी, लेकिन एडवोकेट किया है तो एडवोकेट बोलेंगे, तो वो हल्ला कर रही है कोर्ट रूम का डेकोरम के अगेंस्ट। कभी जलपाईगुड़ी का सर्किट बेंच का नया भवन उद्घाटन के समारोह में वहाँ चीफ जस्टिस एंड अदर सिटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं वहाँ पे हल्ला करते हैं। यह हल्ला बोल टैक्टिक से चुनाव को टालना चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद अगर एक नोटिस होते रहेगा और 10-10 दिन का 14 दिन का टाइम फ्रेम देते रहेंगे, जैसे अभी 7 दिन के आसपास का हुआ है या जो भी 5 दिन का हुआ है, 9 तारीख का नेक्स्ट हियरिंग है, तो इलेक्शन कमीशन काम तो नहीं कर पाएंगे। और ऐसे पॉलिटिकली भी मुझे हंसी आ रहा है, वहाँ पर भी जो है इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जितना EROs देने का है अभी तक 294 सीट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिर्फ 50 से 60 AEROs को लगाया है या EROs को लगाया है। फिर जो BLOs को 18,000 रुपया मिलना है, 7-7 हज़ार रुपया दे के रखा है। उधर भी काम चौक कर रही है, इधर भी चौक कर रही है, क्योंकि उनको पता है चुनाव होगा तो हार जाएंगी कैसे भी। अभी जो इलेक्ट्रल लिस्ट को साफ करने का प्रोसेस चल रहा था, इसमें इन्होंने कह रहे वो बीच में प्रोसेस का बीच में आके रुकावट पैदा करके, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। आप लोग तो पहले बताए थे हाँ साफ हो रहा है, नहीं, हमें SIR का लिस्ट ही नहीं चाहिए, हमें पुराना इलेक्ट्रल लिस्ट चाहिए। क्योंकि उनको पता हो गया कि सारे वोटर्स, ये 58 लाख ऑलरेडी माइनस हो गया और भी ऐसे माइनस होते रहेंगे, वो हारते जाएंगी। प्लस जो है बॉर्डर का जो फेंसिंग है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 31 मार्च के अंदर, उधर भी रो रही है कि मुझे सेंटर पैसा दे तब मैं बॉर्डर का फेंसिंग लगा दूंगी। क्योंकि उनको तो पता है बॉर्डर का फेंसिंग ना लगे तो लोगों का आना जाना जारी रहेगा, चुनाव प्रभावित होगा, और ये अगर चुनाव हो जाता है तो हार जाएगी। तब ये चाह रही है ना चुनाव हो और ना ही कुछ हो, उन्होंने वहीं रहे तो राष्ट्रपति शासन लगने का भी स्थिति आ रहा है, क्योंकि चुनाव टाइम के अंदर होना है। इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट आप देखेंगे तो उसमें मार्च 2024 से मई 2024 के अंदर वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन का टाइम फ्रेम देके रखा गया है, और 7 मई 2026 एट एनी कॉस्ट नया चुने हुए सरकार को शपथ लेना है। वो टाइमलाइन अगर क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये अब 10 दिन 5 दिन 14 दिन होते होते, अब जिन लोगों ने चुनाव करने जाएंगे उनका प्रोसेस क्लियर नहीं है, उनका अथॉरिटीज क्लियर नहीं है, इलेक्टोरल रोल साफ नहीं है, तो किनको लेके चुनाव होगा। प्लस ईडी वर्सेस ममता बनर्जी मामले में 10 फरवरी का हियरिंग है, उसमें अगर CBI इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, यही ममता एंड अदर्स जेल में जाएंगी, तब विक्टिम कट खेलेंगी, या तो प्रेसिडेंट रूल लगने का स्थिति होगा या लग जाएगा तब भी विक्टिम कट खेलेंगे। तो ये विक्टिम कट खेल खेल के इन्होंने हार तो मान रही है, लेकिन आमने सामने नहीं मान रही है, हल्ला बोल करके। और पूरा स्टेट में और देश में, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में जैसे हुआ, ये धीरे धीरे साइकोलॉजिकल एनर्की फैला दे रही है, कोर्ट रूम के अंदर भी, कोर्ट रूम के बाहर भी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मौत सामने आ गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानती है, और उन्होंने उनको जो सपना देखी थी बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल को जोड़ के मैं PM बनूंगी, खागरागढ़ ब्लास्ट के टाइम से जो ग्रेटर इस्लामिक बांग्लादेश का ब्लूप्रिंट आ गया था, उसका लेटेस्ट मैप उस्मान हादी ने जारी कर दिया था अप टू झारखंड नॉर्थ ईस्ट को लेके, बिहार को लेके। तो वो सपना उनका चूर चूर हो गया। तो अब ये पागल के तरह जान हथेली में लेके कभी ग्रीन फाइल, कभी ये कभी वो, कभी कोर्ट रूम के अंदर आके ये हल्ला बोल कर रही है, ताकि सबके पास हमें बचा लो, बाप रे बाप हम मर गए, यही कर रहे हैं। ना संविधान मानती है, अपना राज चलाने गई थी, संविधान सबसे ऊपर है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, केशव भारती केस और अदर जजमेंट्स में है। यह सेकुलरिज्म है, मुस्लिम अपीजमेंट करके जो उन्होंने करने गई थी। मैं जो प्रेसिडेंट रूल का रिपोर्ट दिया था 2020 में सितंबर में, उसमें ये सब बातें था। अब इनका टाइम खत्म हो गया, अब ब्लॉकिंग कर रहे हो, चोकिंग कर रहे हो, प्रक्रिया को रोकने का प्रयास हो रहा है लगातार हर माध्यम से, पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के थ्रू, जो इलेक्शन कमीशन, कोर्ट के थ्रू, लोकल जो अपना पावर को मिसयूज करके BLOs को पूरा पैसा नहीं दे रही है, 18,000 मिलना है, 7,000 दे के रखे हैं। प्लस जो है इलेक्शन कमीशन का ऑफिस में जाके टेबल थपथपा के चिल्ला मिल्ली करके बाहर आ गई है, अपना प्रोपेगेंडा फैला रही है। प्लस जो है वहाँ पे EROs AEROs को उन्होंने अपॉइंट नहीं कर रही है उनका गवर्नमेंट।
तो इलेक्शन कमीशन तो स्टेट गवर्नमेंट का ही जो मैन पावर और सब लेके ऑफिशियल्स लेके डेपुटेशन में वो करेंगे। हाँ। तो उनके साथ उधर भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, उधर भी काम आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो कि 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये ना कर पाए। और बीएलओस को डिमोरलाइज कर रहे हो, उसको लेके पॉलिटिक्स कर रहे हो, प्लस फेंसिंग भी नहीं करना चाह रही हो, उसमें भी एक्सक्यूज दे रही हो, पैसा देते तो मैं कर दूंगा। इनका मेन मकसद है पैसा। जो कोल घोटाला, काउ स्मगलिंग या फेक नोट्स, बांग्लादेश से आना जाना, या अभी 2 दिन पहले ईडी ने जब सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में बर्धमान, बांकुड़ा, इस सब जगह में सैंड माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया में काफ़ी छापामारी किया। वहाँ पे बुदबुद पुलिस स्टेशन एक है जो पश्चिम बर्धमान में आता है। मैं बर्धमान से हूँ, तो वहाँ का पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है उनका घर में भी छापामारी हुआ, आसनसोल में उनका रेसिडेंस है। तो ये हकीकत है। मैं तो बोलूँगा राइस मिल ओनर्स के ऊपर भी छापामारी हो। इन लोगों ने जो 2 नंबरी काला धन वो करते हैं, वो पॉलिटिकल फंडिंग करके पावर एंजॉय करते हैं। हमने नोटबंदी के टाइम से बहुत सारे काला धन लोकल कोऑपरेटिव बैंक में जाके 500 रुपया का और जो 1000 रुपया का पुराना नोट वो जमा करके काला धन को सफ़ेद करने गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, बेनामी एसेट्स का मैटर है, उससे भी ये एंजॉय करते हैं। तो इनका जो अपना राज चला रही थी, अब उसका राज खुल रहा है। जो ये राज दूसरा है, वो राज दूसरा है। बार बार पुरानी लिस्ट की तरफ ही क्यों जाना चाहती हैं? क्यों चाहते हैं कि उसी लिस्ट से चुनाव हो, इस लिस्ट से ना हो? बार बार वो एसआईआर से उनको प्रक्रिया, जब आप कह रहे हैं इतना बढ़िया वो प्रक्रिया, तो उनको- सारे घोटाला से उनका प्रॉब्लम, घोटाला का जांच से उनका प्रॉब्लम है, फाइल लेके भागती है। हाँ। फिर जो फेक वोटर्स है उनसे प्रॉब्लम है। 2-4 वोटर्स का नाम जो है वो डेट आ गया, उनको लेके घूम रही है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हमने ठीक कर देंगे अगर वो तो प्रोसीड्यूर। कह रहे हैं लाखों की भीड़ ले आएंगे। हाँ, भीड़ ले आएंगी तो वो तो हल्ला बोल हो गया। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर, जुडिशियल प्रोसीड्यूर कौन सा है? जंतर मंतर खुला है, वहाँ पे आके आप पॉलिटिकल जो है कैंपेनिंग करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाखों लोग लाके आप एनआरकी क्रिएट, ये न्यू दिल्ली है, ये यूनियन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट जुडिस्डिक्शन में आता है, यूनियन होम मिनिस्ट्री का। 3 मैटर जो है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये दिल्ली में, दिल्ली स्टेट के अंदर ये यूनियन होम मिनिस्ट्री का डायरेक्ट जुडिस्डिक्शन है। तो यहाँ पे आप लाखों का लोग लाके यहाँ आप बवाल करने जाएंगे तो वो तो जो किसानों ने भी तो कोशिश किया था, हो पाया? नहीं हो पाया। एक बार हो गया था कि लाल किले में जाके झंडा फहरा दिया खालिस्तानी ये वो, लेकिन उसके ऊपर एक्शन हो गया। तो आप ऐसे एनआरकी, मैं तो बोल ही रहा था, ये नॉट ओनली स्टेट, देश में एनआरकी फैलाना चाहती है। आज उसका पैगाम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से दे दी कि मैं देश का सर्वोच्च जो है न्यायालय तक को पॉलिटिकली घेरने के लिए आ जाऊंगी। अब मेरा और कोई दरवाज़ा खुला नहीं है, रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि मेरा जो पॉलिटिकल करियर अब ख़त्म होने वाला है। तो मुझको ऐसे ही करना पड़ेगा, और इसके लिए आप लोग मुझसे लड़ो भेरो कुछ भी, हमें कुछ जाता आता नहीं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली उनका डेथ होने वाली ही है। और राष्ट्रपति शासन भी लगे इसका, वो खुद ही सुसाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके बाद विक्टिम गेम वो खेलेंगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगी। या तो ईडी का मैटर में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो और उनका अरेस्ट हो जाए, जेल के अंदर से जयललिता बनने का कोशिश करेंगी। तो ये तो इन्होंने अभी ये सब कर रही है, लेकिन देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देते हैं। टाइम के अंदर इलेक्शन हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो मैं पहले से ही जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोसेस करा के रखे थे वही ठीक था। प्रेसिडेंट रूल लगा के स्टेट को घेर के पहले ठीक ठाक करो, इलेक्टोरल रोल हो या लॉ एंड ऑर्डर हो या सब कुछ हो, इंटरनेशनल बॉर्डर घेरो, फिर चुनाव सोचोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।